बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे एनपीओ से रेलिवेंट इन्वेंट्रीज एंड नॉन करंट एसेट्स। इन्वेंट्रीज इन्वेंट्रीज में देखें कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स। इन्वेंट्रीज में कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स। When an NPO recognizes contributions of materials and goods, the cost of inventories shall reflect the fair value at the date of contribution. कि इन केस अगर आप लोगों की एनपीओ को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को कुछ मटेरियल्स डोनेशंस के तौर पर आप लोगों को मिल जाते हैं, कंट्रीब्यूशंस के तौर पर मिल जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर कोई मटेरियल्स हैं या गुड्स हैं, तो आपने उनकी फेयर वैल्यू के ऊपर जाकर उनकी रिकॉर्डिंग करनी होती है। मतलब अब आपको पैसे नहीं मिले, अब आप लोगों को इन्वेंट्रीज मिल गई, गुड्स मिल गई आप लोगों को, तो आपने उन गुड्स के या इन्वेंट्रीज को उनकी फेयर वैल्यू के ऊपर जाके रिकॉर्ड करना। वैसे तो उनको रिकॉर्ड किया जाता था उनकी कॉस्ट के ऊपर, और कॉस्ट क्या होती थी, जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोग पे किया करते थे वो। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने पे तो कुछ नहीं किया, तो किसके ऊपर रिकॉर्ड करें? तो उस टाइम जब कंट्रीब्यूशन आप लोगों ने रिसीव की, उस टाइम पर उस इन्वेंट्री की, गुड्स की जो फेयर वैल्यू होगी, आपने उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करनी है। टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज। कहते हैं एनपीओ शैल मेजर इन्वेंट्रीज एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हेन दे आर हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एट नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज, और consumptions in the production process of goods to be distributed at no charge or for a nominal charge। क्या मतलब है टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज? इसका मतलब ये है कि भाई आप वो गुड्स या इन्वेंट्रीज बेसिकली विदाउट एनी रेवेन्यू या विदाउट एनी फी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, या बिल्कुल एक नॉमिनल सी प्राइस रिसीव करते हैं। कि वैसे अगर मार्केट के अंदर उन गुड्स की प्राइसेस देखी जाए तो सपोज वो 50 रुपीज का एक यूनिट है, आप या तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, नो चार्ज से मुराद है फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेंट्रीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, एंड फॉर नॉमिनल चार्ज से मुराद है कि आप 50 रुपए की चीज के लिए उनसे 10 रुपए ले रही हैं, तो ये एक किस्म का नॉमिनल सा चार्ज हो जाता है। तो इसके लिए आपसे कहा गया कि आपने लोअर ऑफ कॉस्ट, कहते हैं एनपीवी शैल मेजर इन्वेंट्रीज एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हेन दे आर हेल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एट नो चार्ज और फॉर अ नॉमिनल चार्ज। आपको याद होगा IS2 ने आपसे कहा था कि इन्वेंट्रीज की जो आप लोगों ने रिकॉर्डिंग करनी होती है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी करनी होती है। अब एनआरवी हमारे पास क्या होती थी? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट द इन्वेंट्री एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। एनआरवी की वैल्यू होती थी। बेटा यहाँ पे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है ही नहीं, जीरो है, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, या एक नॉमिनल अमाउंट है कि 50 रुपए की चीज आप 10 रुपए में दे रहे हैं। तो एनआरबी तो लाजिम बात है लोअर ऑफ कॉस्ट के ऊपर आई हुई है। तो उन्होंने कहा है कि भाई ऐसी सिचुएशन के अंदर आप लोगों ने या तो उसकी कॉस्ट देखनी है या फिर उसकी करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को देख लेना, उसकी अपनी कॉस्ट इन्वेंट्री की या करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट को देख लेना। इनमें से जो लोअर हो आपने इन्वेंट्रीज की रिकॉर्डिंग उसके ऊपर करनी है। जैसे आप देखें एग्जांपल्स में आपसे कह रही हैं कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री दैट शुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मेडिसिन फॉर ऑल फ्रॉम अबाउट डाटा। अब आपसे कहा गया मेडिसिन फॉर ऑल इज एन एनपीओ व्हिच प्रोवाइड मेडिसिन to communities living in underdeveloped areas at nominal charge. It has following inventories। जैसा कि अब उन्होंने ये तमाम टैबलेट्स वगैरह के नेम यहाँ पे लिख दिए, साथ में आपको टाइप बता रही हैं कि ये जो है हमारे पास रिसीव्ड इन काइंड, और ये क्या है परचेज फॉर कैश। कि ये जो पेनाडॉल वगैरह है ये हमें वैसे मिल जाती है, जो कोई आके डोनेट करते हैं,
जबकि ये जो मेडिसिन वगैरह हैं ये हम कैश पे करके परचेज किया करते हैं। ओके, कॉस्ट आपको बताई, जो रिसीव्ड इन काइंड है, लाजिम बात है हमें तो उसकी कोई कॉस्ट पड़ ही नहीं रही, हमें वो मुफ्त में मिल रही है। तो इस वजह से यहाँ पर आ गया कि इसकी कॉस्ट नील है, और बाकियों की कॉस्ट के बारे में बता दिया और उनके एनआरवी के बारे में बताया। और क्या कहता है एनआरवी के बारे में, प्रोवाइडेड एट नॉमिनल चार्ज, कि वो जो नॉमिनल चार्ज हम लोग करते हैं उस नॉमिनल चार्ज के मुताबिक उसकी एनआरवी ये है हमारे पास। अब कॉस्ट थी 18,000 रुपए, नॉमिनल एनआरवी हमारे पास 3500 रुपीज मौजूद है। और यहाँ पर देखिए रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो ये हमारे पास इनकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आ गई। क्या मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट का, कि अगर हम लोग इस मेडिसिन को रिप्लेस करने के लिए जाए मार्केट में, तो सेम मेडिसिन हमें मार्केट में कितने की मिल जाती है, इसे रिप्लेसमेंट कॉस्ट कहा जाता है। फिर हमारे पास आ गई फेयर वैल्यूज इनकी, तो ये हमारे पास इनकी फेयर वैल्यूज मौजूद हैं। तो भाई जब आप लोगों ने इन्वेंट्री की कैलकुलेशंस करनी हो, तो आप लोगों ने कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कंपैरिजन करना होता है। अब अगर पैनाडोल की अगर हम लोग बात करें, पैनाडोल के लिए, तो भाई पैनाडोल के लिए आपसे क्या कहा गया था, आपसे कहा गया था कि अगर आप रिसीव्ड इन काइंड, मतलब आपके पास किसी किस्म की ये कॉन्ट्रीब्यूशंस के तौर पर आती हैं, तो उसकी फेयर वैल्यू आपकी कॉस्ट बन जानी है। आपने ये नहीं सोचना कि भाई इसकी कॉस्ट तो मुझे कुछ नहीं पड़ी, हमें कहा गया था लोअर ऑफ कॉस्ट एंड रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो आप कहेंगे नील अमाउंट पर नहीं। इस सिचुएशन में इसकी फेयर वैल्यू इसकी कॉस्ट बन गई है। तो पैनाडोल 28,000 पे है, उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे, 26,000 को। अब कॉस्ट, अब बाकी की जो आपने परचेज किए इनकी कॉस्ट मौजूद है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट मौजूद है। तो 24 और 24,500 में से 24 12 एंड 12, तो मतलब 12 ही जहां कॉस्ट में मौजूद है, तो फिर वही आ जाएगा 15 एंड 14 700, 14 700, और यहां से तो ये आपके पास इन्वेंटरी की कॉस्ट बन जाएगी इन टोटल। ये बात समझ आ गई आप बच्चों को जी। जी, कॉस्ट 28,000 रुपए, हमने अपनी बुक्स में उसको रिकॉर्ड 28,000 रुपए का करना है, लेकिन जब साल का एंड होगा तब किस पे रिकॉर्ड करना है, तो कहा गया है कि कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट को आपने जाकर कंपेयर कर लेना है। तो हमें रिप्लेसमेंट कॉस्ट कम मिली है, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट को जाके सिलेक्ट कर लेना। तो क्या आपसे कहते हैं कॉस्ट इक्वल्स टू फेयर वैल्यू बट रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज लोअर, तो इस वजह से हमने रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर अब रिकॉर्ड किया उसको, इनिशियली फेयर वैल्यू के ऊपर, सब्सिक्वेंटली लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बेटा कॉस्ट नहीं है तो फेयर वैल्यू को कॉस्ट बना देना, इनिशियली उसकी फेयर वैल्यू ही आपकी कॉस्ट है। तो यहां पर आपको बता दिया गया था, यहाँ कहीं लिखा नहीं था, एनपीओ शैल मेजर इन्वेंटरीज एट लोअर ऑफ कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट व्हेन, ये वगैरह वगैरह आपको बता दिया। फिर यहाँ फर्स्ट पॉइंट देखें, रिकॉग्नाइज कंट्रीब्यूशंस ऑफ मटेरियल्स और गुड्स, मतलब मेडिसिन अब इस सिचुएशन में शामिल है कि मेडिसिन की रिकॉग्निशन कौन सी अमाउंट पर होनी है, तो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी शैल रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ, तो कंट्रीब्यूशन की डेट पर आपने 28,000 रिकॉर्ड करना है, लेकिन बाद में आपने उसका कंपैरिजन रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ करना है, तो फिर इसमें से जो आपको लोअर लगे उसके ऊपर रिकॉर्डिंग करनी है। ओके, क्लियर है सब बच्चों को। नेक्स्ट कहते हैं कलेक्शंस। कलेक्शंस क्या है, और वर्क्स ऑफ आर्ट, historical treasures और similar assets that are, इनमें क्या क्या आप चीजें शामिल हैं, हेल्ड फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, एजुकेशन और रिसर्च, प्रोटेक्टेड, cared for and preserved, and subject to an organizational policy that requires any procedures from their sale to be used to acquire other items to be added to the collections or for the direct care of existing collections।
अब बेटा यहाँ पर देखें, जैसे हम लोग कहते रहते हैं ना एंटीक्स, कोई कीमती चीजें वगैरह, कि कुछ इस किस्म की आपको एक पिक्चर दे दी किसी ने, जैसे किसी का मतलब फोटोग्राफी के ऊपर बहुत अच्छा नाम था, वो बस कुछ लाइन भी ड्रॉ कर देना तो करोड़ों रुपए में चली जाती है। अब वो एनपीओ में वैसे आया, उसने पेज उठाया, उसने लाइन वगैरह ड्रॉ करके आपको पकड़ा दी, उसकी तरफ से पे वो मिलती। तो ये बेसिकली कलेक्शंस होती रहती हैं। जैसे उसने कहा ना पब्लिक आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट कोई आपके पास मौजूद है, कोई हिस्टोरिकल ट्रोयर्स वगैरह आपके पास, नवादरात मौजूद हैं आप लोगों के पास, कोई कीमती चीजें मौजूद हैं, सिमिलर एसिड, कोई आके ये आपको अतिया के तौर पे दे देता है, कोई गिफ्ट डोनेशन देता है, तो आपकी तरफ से वो कलेक्शन के तौर पर आएंगे। और उसमें उसने बता दिया है कि ये जो पब्लिक एग्जीबिशन नुमाइश के लिए जो चीजें रखी जाती हैं, वो वाली चीजें शामिल हो सकती हैं इसमें, एजुकेशनल एंड रिसर्च वगैरह से रेलिवेंट भी चीजें हो सकती हैं। फिर कोई ऐसी चीजें होती हैं जो प्रोटेक्टेड, केयर्ड फॉर एंड प्रिजर्व। अब जैसा कि इसकी बेस्ट एग्जांपल दूं, आप लोग जाए ना बादशाही मस्जिद में, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तेमाल की चीजें प्रिजर्व की हुई हैं, कि उन्होंने जो लाठी इस्तेमाल की थी, उन्होंने जो बिस्तर यूज किया था, या उन्होंने जो अपना जुब्बा मुबारक मतलब लिबास वगैरह जो पहना हुआ था, इस किस्म की चीजें आपको अक्सर मिल जाती हैं। तो ये है प्रिजर्व्ड, केयर्ड फॉर एंड प्रोटेक्टेड, कि पुरानी बहुत चीजें हैं, अब अगर उनको वैसे रखा जाए तो वो तो खराब हो जाएंगी, तो उनको ना संभाल के इस तरह से रखा, इसलिए आपको छूने की इजाजत नहीं होती, कि उनके ऊपर केमिकल्स लगे हुए होते हैं जो आपको वहां पे इस तरह से नजर आ रहे होते हैं। तो अगर इस किस्म की चीजें आ जाए, ये बड़ी कीमती चीजें होती हैं। फिर आपको बाकी चीजों के बारे में बताया, और यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन आ जाती है कलेक्शन से रेलिवेंट। कलेक्शन का पता चल गया है ना आप लोगों को, अब इससे रेलिवेंट देखें। अब आप अक्सर नेशनल म्यूजियम में चले जाएं, तो वहां पर आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिल जाएंगी। पुरानी करेंसी देख लो, अब चाहे वो ना चलती हो, लेकिन पुरानी करेंसी अगर अब आपके पास मौजूद है ना, वो बहुत ज्यादा कीमती है, वो एक अच्छी खासी अमाउंट आपको दे जा सकती है, कि उसको अगर म्यूजियम वाले आपसे परचेज कर लें तो। अब देखिए यहाँ पर ऑल्दो आइटम्स मीटिंग द डेफिनेशन ऑफ अ कलेक्शन एक्सिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स। बेसिकली तो आप लोगों के पास एक किस्म का एसिड ही बन जाता है ना, कहते हैं exhibits the characteristics of acid, they are excluded from the definition of property plant and लेकिन आपने उनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंसीडर नहीं करना, एंड इंटेंजिबल एसिड, और ना ही उनको अपना कोई इंटेंजिबल एसिड्स आप लोगों ने बनाना है। कलेक्शंस आर मेड अप ऑफ आइटम्स दैट आर ऑफन रेयर एंड यूनिक। तो ये कलेक्शन ऐसी चीजें हैं जो आपको आम मार्केट में नहीं मिलने वाली, ये यूनिक चीजें हैं। मतलब आप हर लाठी को तो ये नहीं कह सकते ना कि ये असा मुबारक है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो वो एक स्पेसिफिक आइटम है जिसको आप कह सकते हो। तो वो आप लोगों ने अपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इंटेंजिबल्स का पार्ट नहीं बनाना, वो कलेक्शंस के तौर पे लिखा जाएगा। दे हैव कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। जैसा कि वैसे अगर व्हीकल्स की एग्जांपल ली जाए, तो व्हीकल्स हमारा नॉन करंट एसेट है, पीपी का पार्ट बनता है, लेकिन कायदे आजम की गाड़ी यूनिक है, वो आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और व्हीकल्स का पार्ट नहीं बनेगी, वो कलेक्शंस का पार्ट बनेगी। और अगर आप लोग कराची में चले जाएं, उनके मजार पर उनकी गाड़ी मौजूद है जो उस टाइम पर उन्होंने यूज की थी, तो वो गाड़ी अभी भी मौजूद है वहां पर। तो ये अब अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा कर चुके, एंटीक्स चीजों में शुमार होता है उनका। तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या इंटेंजिबल्स में इनका शुमार नहीं होता। इसी तरह से देखें, ऑल्दो कलेक्शन आर यूजुअली हेल्ड बाय म्यूजियम और गैलरीज, अदर एनपीओ में आल्सो हैव आइटम्स दैट मीट द डेफिनेशन ऑफ कलेक्शन। तो एनपीओ के पास भी ऐसी कुछ ना कुछ चीजें मौजूद हो सकती हैं जो कलेक्शंस की डेफिनेशन को पूरा कर रही हो। फॉर एनपीओ लाइब्रेरी, अब एनपीओ की एक लाइब्रेरी है और उसमें पुराने जमाने की किताबें रखी हुई हैं, और वो किताबें अब पब्लिश ही नहीं होती, वो किताबें अब हैं ही नहीं, उनके मतलब कुछ ही पीसीज हैं जो उनके पास रखे होते हैं। तो कहते हैं लाइब्रेरी में इंक्लूड रेयर बुक्स व्हिच माइट बी कंसीडर्ड टू बी अ कलेक्शन। अब अगर आप लोग देखें
तो जैसे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से लिखे हुए उनके खतूत लाइब्रेरीज में मौजूद होते हैं, उनकी अपनी हैंड राइटिंग में। अब ये रेयर है, ये कलेक्शन है, लेकिन कोई ऐसी बुक हो जो मतलब बार बार पब्लिश वगैरह हो रही हो इस तरह से, मतलब उसका ओरिजिनल नुस्खा आपके पास ना हो, वैसे ही पब्लिश हो रही हो, तो वो आपके पास, मतलब जैसे आप लोग अपने सिलेबस की बुक्स पढ़ते हैं, तो ये बुक्स आपके लिए कलेक्शन वगैरह नहीं है, ये कुछ भी नहीं। लेकिन अगर कोई पुरानी बुक्स हैं जो अब अवेलेबल एज सच नहीं है, तो वो आपके पास कलेक्शंस का पार्ट बन जाती हैं। मतलब वो फॉर सेल पर्पस नहीं होती रहती हैं ऐसी चीजें। तो जितनी भी म्यूजियम वगैरह के अंदर चीजें आप जाके उनको खरीद नहीं सकते कि आप लोग उनको खरीद कर लिए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, सिर्फ नुमाइश के लिए रखी है वो सारी। लाइब्रेरीज में जो रेयर बुक्स हैं which might be considered to be a collection, the regular library materials however would not usually meet the definition of collection। मतलब बाकी चीजें नहीं, बाकी जो बुक्स वगैरह सिलेबस से रेलिवेंट हैं या इस तरह की, वो कलेक्शन का पार्ट नहीं बनेंगी। उसमें से जो रेयर बुक्स होंगी ना, सिर्फ वो कलेक्शन का पार्ट बन जाती हैं। एनपीओज होल्डिंग कलेक्शंस, ऐसी एनपीओ जिन्होंने कलेक्शंस को होल्ड किया हुआ है, एक्ट एज कस्टोडियंस, मतलब उनके वो निगहबान होते हैं, उनकी हिफाजत करनी होती है उन्होंने। फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट दे अंडरटेक टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कलेक्शन फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, एजुकेशन और रिसर्च। द एग्जिस्टेंस ऑफ अ पॉलिसी रिक्वायरिंग दैट एनी proceeds on sale of collection items be used to acquire additional item or for the direct care of collection provides evidence of the NPO's commitment to act as custodian of the collection। तो वो जो कलेक्शन वगैरह अगर एनपीओ के पास मौजूद हैं, तो उनकी नुमाइश वगैरह के लिए उनको चाहिए कि उनके कस्टोडियन बने, उनकी हिफाजत करें, उनको प्रिजर्व करें, उनकी केयर करें। हाँ, नुमाइश पर उनको कोई अमाउंट वगैरह रिसीव होती है। जैसे अगर आप म्यूजियम में जाएं तो उन्होंने कोई ना कोई 5-10 रुपए का टिकट लगाया हुआ होता है, तो उस टिकट से आप जाते हैं, जियारत करके घूम फिर कर वापसी आ जाते हैं, और कुछ ना कुछ अमाउंट उनको हासिल हो जाती है। इवन के बादशाही मॉस्क में भी अगर आप लोग गए हों, तो उन्होंने एक जगह बनाई हुई है कि बस एक साइड से एंटर हो, दूसरी जियारत करते हुए आप सारी चीजें देखें, दूसरी साइड से उतर जाएं। साथ में उन्होंने बॉक्सेस भी रखे हुए होते हैं कि भाई अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ डालते जाएं, तो वो आप वहां से कुछ ना कुछ रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। कलेक्शन क्लियर है? नेक्स्ट देखें, कैपिटलाइजेशन। The cost of capitalizing collections often would exceeds the incremental benefits of the information gained, especially for NPOs that have been exercised for several decades. Accordingly, although the capitalization of the collection is not precluded, it is not required। तो इसको मतलब इस तरह से ऐसा, क्योंकि हम लोग ना ऐसी चीजों को वैल्यू नहीं कर सकते कि ये चीजें बेसिकली हैं कितनी अमाउंट की, वैल्यू नहीं कर सकते। तो कहता है कि फिर इसको रिकॉर्ड करना भी आपके लिए इतना जरूरी नहीं होता, इज नॉट रिक्वायर्ड। Certain works of art or historical treasures not be depreciated। अब इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपके पास डेप्रिशिएट नहीं होती। अब ये तो वो चीजें है ना, रियल चीजें ये वो होती हैं जो डेप्रिसिएशन से ऊपर जा चुकी होती हैं। मतलब अब ये डे बाय डे अपनी वैल्यू को बेसिकली इंक्रीज कर रही होती हैं। अब ये जितनी पुरानी होती जाएंगी उतनी कीमती होती जाएंगी, तो ये डेप्रिशिएट एज सच नहीं हो रही होती। तो कहते हैं सर्टेन वर्क्स ऑफ आर्ट एंड हिस्टोरिकल ट्रेजर्स may have lives that are so long as to be virtually unlimited। Works of art and historical treasures in this category are those that have cultural, aesthetic or historical values that is worth preserving perpetually। In addition, the NPO must have the technological and financial ability to continue to protect and preserve them। Works of art and historical treasures of this type would not be। और ऐसी चीजों को, एक तो आप लोगों ने वैसे ही कैपिटलाइजेशन के लिए उसने आपसे कहा था कि भाई इनकी वैल्यूज को एज सच डिटरमिन नहीं किया जा सकता,
तो आपके ने इनको ये जरूरी नहीं है, इस रिक्वायर्ड नहीं है कि आप उसको इस तरह से रिकॉर्ड करें। तो जब रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे तो फिर डेप्रिशिएट करने की भी जरूरत नहीं होती। हाँ, आप उसको प्रिजर्व करते रहें, उनको प्रोटेक्ट करें ताकि ये लॉन्ग लाइफ जी सके, ये चीजें वह खराब ना हो जाए। फिर कहते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें सबसे पहले आते हैं हमारे पास टेंजिबल कैपिटल एसेट्स। टेंजिबल कैपिटल एसेट, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। तो यहाँ पर अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं टेंजिबल कैपिटल एसेट्स हैं ये हमारे पास आर आइडेंटिफाइबल टेंजिबल एसेट दैट मीट ऑल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। अब पीपी के लिए क्या क्राइटेरिया होता है? आर हेल्ड फॉर यूज इन द provision of services for administrative purpose or production of goods or to maintenance, repairs, development or construction of other tangible assets। तो कहते हैं ये सारे के सारे हमारे पास पीपी का पार्ट बन जाते हैं। Have been acquired, constructed or developed with the intention of being used on a continuing basis। तो आपके पास जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, टेंजिबल एसेट्स हैं, ये हमेशा आपने बिजनेस में यूज करने के लिए लेने होते हैं। एंड आर इंटेंडेड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑपरेशन आर नॉट इंटेंडेड। और आपने इसको जब एक्वायर करना है तो आपकी इंटेंशन इनको सेल करने की ना हो, इनको यूज करने की इंटेंशन हो। और एंड आर नॉट हेल्ड एज पार्ट ऑफ, और ये वो चीजें हैं जो कलेक्शंस ना हो, आपने उनको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनाना है। अब मेजरमेंट फॉर कंट्रीब्यूटेड एसेट्स, अ कंट्रीब्यूटेड एसेट वुड बी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको पैसे नहीं मिले, पैसे मिलते हैं तो डोनेशन, कंट्रीब्यूशन। फिर आपके पास गुड्स मिल गई थी आपको, तो आपने कहा था कि अगर कोई गुड्स मिलती है तो हम उनकी फेयर वैल्यू के ऊपर उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक नॉन करंट एसेट्स आपको कंट्रीब्यूशन के तौर पर मिल जाए, कोई नॉन करंट एसेट्स आपको आके दे दे। तो कहते हैं अ कंट्रीब्यूटेड एसेट वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट द डेट ऑफ। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने कंट्रीब्यूशन रिसीव की थी इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स और गुड्स, तो उसको भी फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड किया था। तो अगर कोई एसेट आपको मिल जाता है तो उसको भी उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर रिकॉर्ड करना है। व्हेन एन एस्टिमेट ऑफ फेयर वैल्यू कैन नॉट रीजनेबली बी मेड, और अगर आप उसकी फेयर वैल्यू को मेजर नहीं कर सकते, बोथ द एसेट्स एंड द रिलेटेड कंट्रीब्यूशन वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एट नॉमिनल वैल्यू टू इंश्योर मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ऐसी सिचुएशन में आपने उसको कोई ना कोई नॉमिनल वैल्यू दे देनी है, सिर्फ ये शो करने के लिए कि आपने उसकी रिकॉर्डिंग की है। उसको अपना एसिड भी बनाओ और उतने की अपनी इनकम भी रिकॉर्ड करो। A tangible capital asset purchased by an NPO at a value substantially below fair value would also be recognized at its fair value, with the difference between the consideration paid for the tangible capital asset and fair value reported as a contribution। क्या मतलब अक्सर ऐसा होता रहता है कि आप मार्केट में मौजूद हैं, आप किसी चीज में ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट वगैरह आपसे, वो प्रोडक्ट ना आप वैसे नॉर्मल जनरली पब्लिक में जो सेल करते हैं ना वो 100 रुपए की करते हैं। लेकिन आपके पास ना एनपीओ के लोग आ गए, उन्होंने आपको अपना पर्पस बताया और उन्होंने कहा कि हम इस पर्पस के लिए ये गुड्स परचेज करना चाह रहे हैं। तो आपने उनसे कहा कि मैं आपसे 60 रुपीज चार्ज करूंगा, तो आप उनसे फेयर वैल्यू से कम अमाउंट पे चार्ज कर रहे हैं। अब वैसे अगर वो एनपीओ ना बंद कराते तो उन्हें कितने की अमाउंट पड़नी थी? 100 रुपीज। लेकिन ड्यू टू एनपीओ उन्हें कितने की पड़ी? तो कहते हैं 60 तो आपने पे कर दी है, लेकिन वो जो 40 रुपीज आपने पे नहीं की है, कहते हैं आपने अपनी उस आइटम को उसकी फेयर वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करना, लेकिन जो डिफरेंस आ जाए वो आपका कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? कि आपने अब उसको 60 पे नहीं रिकॉर्ड करना, आपने अपने एसिड को 100 पर ही रिकॉर्ड करना। सिर्फ 60 रुपीज पेमेंट चली जाएगी आपकी और 40 रुपीज आपकी कंट्रीब्यूशन के तौर पर आ जाएंगे। राइट? A tangible movable capital asset procured from a grant may be recognized by carrying amount deducting the
ग्रांट, तो ग्रांट के लिए हमने देखा था ना कि एसिड की कॉस्ट में से डिडक्ट कर दो। तो उसने कहा है कि अगर कोई मूवेबल आपके पास कैपिटल एसिड्स है और वो आपने परचेज किया है ग्रांट के थ्रू, तो आपने उसकी कैरिंग अमाउंट में से वो ग्रांट डिडक्ट करके कैरिंग अमाउंट को आपके लिख देना है। The grant is recognized in profit or loss over the life of the depreciable assets as a reduced depreciation expense। तो जब आप उसको आके कैरिंग अमाउंट पे लिखोगे आफ्टर डिडक्टिंग ग्रांट, तो हर साल का उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम हो चुका है। तो वो हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में कमी के तौर पर ग्रांट इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हो रहा है, उसकी पूरी लाइफ तक ऐसा ही चलता रहेगा। अब ये टॉपिक आप लोग ग्रांट में पहले से पढ़ चुके हो, तो आपको पहले से इस चीज का आइडिया है कि अगर आप 100 पे रिकॉर्ड करते तो आप सपोज 10 इयर्स लाइफ थी, तो 10 रुपीज के हिसाब से डेप्रिशिएट करते, आपको 40 की ग्रांट मिली, तो कहते हैं एसिड को 60 पे रिकॉर्ड कर दो। जब 60 पे रिकॉर्ड किया है तो आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो चार्ज करोगे वो 6 रुपीज का करोगे। तो आपके पास एक मेथड तो ये था ना कि एक्सपेंस 10 का चार्ज करके 4 की ग्रांट इनकम लिखते हैं। ओके, तो अभी तो 6 ही चार्ज करते हो। तो कहते हैं कि जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम कर दिया तो ऑटोमेटिकली आप हर साल उसकी ग्रांट इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हो, लेकिन किस तरह? एज अ रिडक्शन इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ऑलराइट, अच्छा नेक्स्ट देखें। If it is a grant for a specified period and the asset has to be returned at the end of the grant period, asset shall be valued at fair value less present value of the estimated residual amount at the time of grant or contribution. Next, constructions or development over time. तो ऐसी सिचुएशन में कहते हैं the cost of EP includes। अब देखें, अगर आप लोग किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो उसको कंप्लीट होने में टाइम तो लगता है। तो जब तक उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, आपको याद है हम वर्क इन प्रोसेस का पार्ट उसको बना देते थे, कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में वो चीज शामिल होती रहती थी। जब कंप्लीट हो जाती थी तो कैपिटल वर्क इन प्रोसेस से नॉन करंट एसेट बना करती थी। क्या ये बात याद आई? और उसके तमाम तर अमाउंट को हम लोग कैपिटलाइज करते जाते थे। तो आपसे कहा द कॉस्ट ऑफ पीपी इंक्लूड डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट कॉस्ट सच एज मटेरियल एंड लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक्टिविटी। तो हम लोग नॉर्मली भी ऐसा ही करते हैं। कहते हैं पीपी व्हिच इज डेवलप्ड और कंस्ट्रक्टेड बाय एन एनपीओ might include contributed materials or labor which would be recognized at fair value at the date of construction। तो कहते हैं कि इसमें अब इसकी कॉस्ट के अंदर आपके पास ऐसे मटेरियल्स वगैरह भी शामिल हो सकते हैं जो आपको कंट्रीब्यूट किए गए हों, तो वो कंट्रीब्यूटेड मटेरियल्स अपनी फेयर वैल्यू के मुताबिक उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। डन। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अंडर फंड अकाउंटिंग। अब हमारे पास हमारे जितने भी नॉन करंट एसेट्स वगैरह होते हैं, हम उनको डेप्रिशिएट तो कर रहे होते हैं या अमोर्टाइज कर रहे होते हैं। कहते हैं लैंड नॉर्मली हैज एन अनलिमिटेड लाइफ एंड वुड नॉट बी। तो IAS 16 ने भी तो हमें यही कुछ बताया था। कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है इसकी अकाउंटिंग में। when a fund accounting basis of reporting is used, the choice of the fund or funds to which depreciation expenses would be charged would be based on providing the most meaningful presentation। तो कहते हैं कि ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप कौन से फंड्स में से जाके चार्ज करोगे, क्योंकि आपके पास जितनी भी इनकम आ रही है बेसिकली आपके फंड्स हैं, तो आप कहाँ से जाके चार्ज करेंगे? तो कहते हैं जो मोस्ट मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन होगी आपने उसके मुताबिक उसको प्रोवाइड कर देना है। तो ये वो बातें हैं जो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने इसकी प्रेजेंटेशन को किस तरह से रिकॉर्ड करना है। फिर इम्पेयरमेंट हमारे पास आ जाती है। इम्पेयरमेंट एंड अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशंस। When PP no longer contributes to the NPO's ability to provide services, its carrying amount would be written down to
residual value if any. A write down would be necessary. For example, when the MPO no longer plans to use the acid because it has damaged or rendered obsolete. अच्छा, अब ऐसी एक तो डिस्पोजल होता था ना हमारे पास कि हम एसिड को डिस्पोज कर देते थे, तो हमने कहा था उसके ऊपर जितना भी रिवैल्यूएशन सरप्लस था हमारे पास तो वो सारे के सारा ट्रांसफर कर देते थे। तो यहाँ पर भी वो आपसे यही कहता है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा एसिड है जो अब आप अपने पास यूज नहीं कर रहे क्योंकि वो डैमेज हो चुका है, वो ऑब्सोलिसेंस की तरफ जा चुका है, तो ऐसी सिचुएशन में आपने उसकी impairment no longer contribute to, it would be written down to residual value. तो बेटा रेजिडुअल वैल्यू पर लेकर आने के लिए आपने लाजमी बात है उसकी इम्पेयरमेंट लॉस को माइनस कर देना है। इम्पेयरमेंट लॉस उसकी डेप्रिसिएशन को उसकी कॉस्ट में से माइनस करोगे तो अपनी रेजिडुअल वैल्यू पर आएगा ना। तो कहते हैं कि अगर आपने अपने पास उसको रिकॉर्ड किया है 100 का जबकि वो है 60 का तो इम्पेयरमेंट लॉस नहीं हो जाएगा, तो कहते हैं 40 का इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड कर देना। क्लियर? When an asset's carrying amount is written on a corresponding amount of any unamortized deferred contribution related to the asset would be recognized as revenue provided that all restrictions have been complied with. जैसे कि अब यहाँ पर देखें, कहते हैं जमील मेहताब dispensary and NPO had capital assets of furniture and carrying amount of rupees and related unamortized deferred contributions balance of rupees 400,000 in statement of financial position. At that date, furniture was destroyed by fire completely and is now worth nothing. अब वो जीरो पे चला गया। तो कहते हैं प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर द अबाउ। तो ऐसी सिचुएशन में भाई सबसे पहले आप लोगों ने ये जो एसिड्स हैं वर्थ नथिंग तो इसको जीरो पर लेकर आना है। तो आप देखें कहता है कि इम्पेयर में, और ये इसकी कैरिंग अमाउंट थी, कैरिंग वैल्यू कॉस्ट नहीं थी, तो इसकी कैरिंग वैल्यू 600 से जीरो पर आ जाएगी। तो आप इसको खत्म कर दो। कहते हैं इम्पेयर में, और खत्म करने से मुराद फर्नीचर को क्रेडिट कर दो कितने से, और आपने इसको डिस्पोज तो किया नहीं है, तो ये आपका एक किस्म का लॉस है। लॉस है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, लेकिन किस नेम से जाएगा? क्या आपने इसको डेप्रिशिएट किया? नहीं, तो क्या इम्पेयरमेंट लॉस है। क्लियर? तो आपसे कहा गया कि भाई अगर इस एसिड के ऊपर किसी किस्म का कोई अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन मौजूद है 400 की, तो अब वो भी खत्म कर दो। मतलब जब आप किसी एसिड को डिस्पोज करते होते थे और उसके ऊपर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस पड़ा होता था, तो क्या उसको रहने देते थे या उसको भी खत्म कर देते थे एट द डेट ऑफ डिस्पोजल? खत्म हो जाता था। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करना है कि अगर आपके पास कोई अनअमोर्टाइज्ड डेफर्ड कंट्रीब्यूशन है, मतलब उसके ऊपर कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस है, उसके ऊपर कोई गवर्नमेंट ग्रांट वगैरह पड़ी हुई है जो अभी तक आप लोगों ने इनकम का पार्ट नहीं बनाई, तो आपने उसको भी खत्म करना है। तो डेफर्ड कंट्रीब्यूशन को डेबिट करके सारी की सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट बना देना है। ऑलराइट, अब स्टार्ट होगा हमारे पास प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जर्नल प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन मतलब बैलेंस शीट बना के देनी है। ये बिल्कुल वैसे ही बनती है जैसे पहले हम लोग बनाया करते थे। फर्क आ रहा है सिर्फ इसका कि हम लोग पहले इनकम स्टेटमेंट बनाते थे, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या बना कर देंगे? स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट एंड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जिस तरह आप लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बनाया करते थे। अब यहाँ पे देखें, कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, क्या आपने इसमें क्या क्या चीजें किस तरह से रिकॉर्ड करनी है? इंफॉर्मेशन अबाउट द एनपीओ liquidity is presented by classifying current assets separately from non-current assets and current liabilities separately from non-current liabilities. Cash and other assets subject to external restriction limiting their use to beyond 1 year from the date of statement of financial position would be classified as
तो अगर आपके पास कोई ऐसा एसेट है, कोई ऐसा कैश मौजूद है, कोई ऐसा फंड मौजूद है जिस पर रिस्ट्रिक्शंस है कि ये रिस्ट्रिक्शन 1 साल से भी ज्यादा की हैं, कि 1 साल के बाद हम लोगों ने जाके इसको यूज करना है, तो कहता है कि आपने उस पोर्शन को अपना नॉन करंट है कैश के उस पोर्शन को जिस पर रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपने उसको रिस्ट्रिक्टेड कैश को नॉन करंट एसेट का पार्ट बनाना है। अगर 1 साल से ज्यादा की रिस्ट्रिक्शन है लेकिन विद इन 1 ईयर है और करंट ईयर यूटिलाइज हो सकता है, तो फिर वो आपका करंट एसेट्स ही रहेगा। कहते हैं अंडर द डेफरल मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉर कंट्रीब्यूशंस, तो इसमें आपने क्या करना है, इंडोमेंट कंट्रीब्यूशंस और accumulated in the net assets balance, हमेशा याद रखना इंडोमेंट कंट्रीब्यूशंस आपके नेट एसेट्स बैलेंस में जाएंगी। Internally restricted balances are reflected as appropriation of unrestricted net assets and externally restricted contributions are accumulated in the statement of financial position as deferred contribution। और इसका फॉर्मेट हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एनपीओ के लिए फॉर्मेट क्या होगा, कि आपने सबसे पहले लिखना है कि एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज 31 दिसंबर 2002, जो भी ईयर होगा, कंपैरेटिव्स भी साथ में लिए लिखे जाते हैं, तो ईयर 1 ईयर 2, अमाउंट की करेंसी और उसकी राउंडिंग ऑफ। सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स, उसमें आपने कैपिटल एसेट मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के बारे में बताना है, फिर कलेक्शंस अलग से आप लोगों ने बतानी है, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं तो वो आपने अलग से बता देनी है। फिर आपके करंट एसेट्स आ जाएंगे। करंट एसेट में आपके पास ऑफिस सप्लाई स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, सब्सक्रिप्शन, रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो नॉन करंट एंड करंट एसेट्स आपने ऐड कर लेने हैं। क्या ये बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे आप लोग पहले किया करते थे? फिर आपके पास आ जाते हैं आपके फंड्स बैलेंस मतलब नेट एसेट। नेट एसेट में देखिए भाई यहाँ पे कोई कैपिटल वगैरह तो होता नहीं है, राइट? क्या आप लोग यहाँ पे आके कैपिटल, इक्विटी, शेयर ये लिखें? तो ऐसी कोई बात नहीं होती यहाँ पे। यहाँ पे आपने जर्नल फंड या कोई अनरिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट्स हैं तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं। अनरिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट, जर्नल फंड्स वगैरह आपके आ जाएंगे। फिर आपने नेट एसेट कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं फॉर इंडोमेंट्स, वो आप लोगों ने यहाँ लिखनी है। फिर नेट एसेट्स इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, वो आप लोगों ने यहाँ पे लेके आने। मतलब जैसे आप लोग अपने कोई जर्नल रिजर्व, कोई अपने स्पेशल रिजर्व इस किस्म के बनाया करते थे, ये वो रिजर्व हैं आप लोगों के। और यहाँ पर क्या सिर्फ इतना देखना है कि कोई इंडोमेंट्स फॉर रिस्ट्रिक्टेड और कोई स्पेशल प्रोजेक्ट्स वगैरह, और वो आपने इंटरनली रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं तो उनको आपने अलग कर देना है। बाकी सारे फंड्स अनरिस्ट्रिक्टेड नेट एसेट वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। फिर नॉन करंट लायबिलिटीज आपने बतानी है, डेफर्ड ग्रांट्स या कंट्रीब्यूशंस, लोन्स। फिर डेफर्ड ग्रांट्स और कंट्रीब्यूशन का जो करंट पोर्शन होगा वो करंट लायबिलिटीज में सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड एक्रूड एक्सपेंसेस, तो आपकी ये बैलेंस शीट कंप्लीट हो जानी है। एंड स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट की अगर बात की जाए तो भाई इसमें ना डिफरेंट फॉर्मेट्स आ जाते हैं, और इसमें सबसे पहले वो आपसे कह रहा है कि रेवेन्यू and expenses should be recognized and presented at their gross amounts, and this information may be presented in the notes to the। क्या आपने बताना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो अमाउंट्स हम लोगों ने यूज की हैं वो ग्रॉस अमाउंट्स के ऊपर की हैं। फिर एनपीओ में क्लासिफाई एक्सपेंसेस इन द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब वो जो एक्सपेंसेस आप लोगों ने बताने होते हैं वो बाय ऑब्जेक्टिव भी बता सकते हो, मतलब आप तमाम एक्सपेंसेस के नेम लिखते जाओ, ये सैलरी एक्सपेंस है, ये रेंट एक्सपेंस है, ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, ये यूटिलिटी एक्सपेंसेस है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब कुछ मतलब उन तमाम एक्सपेंसेस के नेम लिखते जाओ। तो इसे कहा जाता है एक्सपेंसेस बाय ऑब्जेक्ट। फिर आता है बाय फंक्शंस। बाय फंक्शन से क्या मुराद है? एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये हैं, मेरे पास रिसर्च एक्सपेंसेस ये हैं, एंसिलरी ऑपरेशंस वगैरह अगर कोई हैं तो उनके ऊपर मैंने ये वाले एक्सपेंसेस बेयर किए हैं। मतलब एक्सपेंसेस की आप लोगों ने क्लासिफिकेशंस करनी है,
और हर क्लासिफिकेशन के बाद जैसे आप लोग कहते हैं एडमिन एक्सपेंसेस हो गए, आप लोगों के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जैसे आप लोग कहते थे, तो यहाँ पर आपने बतानी है अपने एडमिन, रिसर्च एंड सैलरी ऑपरेशंस वगैरह के कोई एक्सपेंसेस है, क्या मुराद है इससे? एंड सैलरी ऑपरेशंस, इससे क्या मुराद है? आप लोगों ने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, उस इवेंट से जो रेवेन्यू आया था वो तो इनकम के तौर पे चला गया, तो उस इवेंट के एक्सपेंसेस एंड सैलरी ऑपरेशंस है। ओके, अच्छा, फिर बाय प्रोग्राम्स भी आप लोग कर सकते हैं, जैसा कि भाई बाय डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, कि भाई हमारे इस डिपार्टमेंट के इतने एक्सपेंस है, इस डिपार्टमेंट के ये एक्सपेंस है, इस डिपार्टमेंट के ये एक्सपेंस है, आप वो यहाँ पर बता सकते हैं। फिर कहते हैं एनपीओ वुड क्लासिफाई, हम लोग ना मोस्टली ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जाते हैं, मतलब जो सैलरी एक्सपेंस है हम जाके सैलरीज, यूटिलिटीज, रेंट एक्सपेंसेस में सारे लिखने शुरू कर देते हैं, तो हम लोग फर्स्ट मेथड को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। An NPO would classify its expenses in the manner that results in the most meaningful presentation in the circumstances whether the NPO prepare its budgets by functions or objects would be a factor to consider in deciding which method of expense classification would be most appropriate for NPO's financial statements. तो भाई अभी के लिए आपके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा डाटा गिवन होगा हम लोग वैसे ही करना स्टार्ट कर देंगे। द फॉलोइंग अप्रोच इज कंसीडर्ड व्हेन एट्रीब्यूटिंग एन एक्सपेंसेस अमंग वेरियस ऑपरेटिंग फंक्शन, जैसे कि an expense that contributes directly to the output of one function is applied directly to that function, मतलब अगर कोई एडमिन डिपार्टमेंट का कोई एक्सपेंस है तो वो एडमिन डिपार्टमेंट को ही हम लोगों ने जाके चार्ज कर देना है, क्लियर, मतलब एडमिन डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोगों की सैलरीज वो जाकर उसको चार्ज कर दें। इसी तरह से आगे क्या कहते हैं आपसे, फॉर एग्जाम्पल द कॉस्ट ऑफ अ स्टाफ मेंबर एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू दैट फंक्शन, तो वही सैलरी की ही बात कर रहे हैं कि एडमिन डिपार्टमेंट में जो सुबह 5 लोग बैठे हैं उन 5 लोगों की सैलरी एडमिन डिपार्टमेंट को ही चार्ज करो। फिर आपके पास आ जाता है एन एक्सपेंस दैट कंट्रीब्यूट डायरेक्टली टू द output of more than one function, it attributed on a reasonable and consistent basis to each function to which it applies। अब जैसा कि हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो सबके पास जाएगा, क्या हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग से मीटर लगा हुआ है, उन सबका अलग अलग बिल आएगा, तो मेरे पास यूटिलिटी एक्सपेंस तो एक ही आ जाएगा, रेंट एक्सपेंस तो एक ही आएगा, सारे डिपार्टमेंट से एक ही उस पर बैठे हुए हैं, बिल्डिंग में बैठे हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने फंक्शंस के साथ जाना है तो हर किसी को उनके एक्सपेंसेस एक जो प्रॉपर अपोर्शन के लिए बेस बनती हो उसके मुताबिक डिवाइड करो सबके साथ। ओके ओके, फॉर एग्जांपल द रेंट एप्लीकेबल टू द स्पेस यूज्ड फॉर मोर देन वन सेपरेटली reported function and the remuneration expense of an executive director of a small healthcare NPO who, in addition to managing that NPO, provide direct healthcare services to client of that NPO। तो आपसे कहते हैं जैसे कि भाई बिल्डिंग का रेंट है तो बिल्डिंग का रेंट तमाम फंक्शन में जाकर अपोर्शन करो। फिर आपके पास एक कोई हायर अथॉरिटी के ऊपर कोई मेंबर मौजूद है, जैसे इधर उसने एग्जांपल दे दिया आपके पास कि भाई कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो तो उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंडर तो सारे के सारे अकाउंट्स सारे के सारे डिपार्टमेंट्स आ जाएंगे, तो उस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की सैलरी फिर तमाम डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ, अगर किसी एक डिपार्टमेंट के हेड की सैलरी है तो वो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट को चार्ज करेंगे। ऑलराइट, द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड प्रेजेंट for each financial statement item and total that includes all funds reported and total excess or deficiency of revenue and gains over expenses and losses for the period। क्या आप टोटल इनकम एंड टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बताएं एंड एट द एंड जो आपके पास सरप्लस या डेफिसिट आ जाए आप उसके बारे में भी बताएं। अब यहाँ पे देखें इसका फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट, आप इसको सबसे पहले स्टेटमेंट की फॉर्म में तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर
इसमें क्या करना है, कंपैरेटिव साथ में बताने हैं। सबसे पहले आप अपने पास इनकम लिख लिया करें। अब अगर आप लोग देखें तो आपने इनकम कौन कौन सी देखी थी, फी फॉर सर्विसेज है, गवर्नमेंट ग्रांट है, कोई कंट्रीब्यूशंस है, फंड रेजिंग इवेंट्स हैं, कोई प्रॉफिट्स वगैरह आपको आए हैं किसी साइड बिजनेस साइड ऑपरेशन से, वो कोई इन्वेस्टमेंट इनकम है, कोई आपके पास अदर इनकम है, आपके पास सब्सक्रिप्शन है, वो सारी की सारी आपने यहाँ लिख। तो यहाँ से आपको टोटल इनकम का पता चल गया। अब इस इनकम में से अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस आप लोगों ने माइनस कर देने हैं। अब देखिए इसने जो एक्सपेंसेस लिखे हुए हैं बाय ऑब्जेक्ट, मतलब सैलरीज, रेंट, ऑफिस सप्लाई, यूटिलिटीज, मार्केटिंग एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ कैपिटल, ऐसे इसमें आसानी ये हो जाती है कि फिर बाय फंक्शन टू फंक्शन अपोर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जस्ट यूटिलिटी एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस इन टोटल जाके लिख लिया करें। फिर आपने जैसे ही टोटल एक्सपेंसेस को देखा तो अगर पॉजिटिव बैलेंस आ जाए तो सरप्लस, नेगेटिव आ जाए तो डेफिसिट है आप लोगों के पास। आप ये स्टेटमेंट फॉर्म में बनाकर दे सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी की बात की गई है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जैसे आपने पढ़ा था ना, वैसे इसे नेम चेंज कर देना, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट्स। अब बनेगी ये बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ इनमें फर्क क्या आएगा कि शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, प्रेफरेंस शेयर यहाँ पर नहीं होंगे आप लोगों के पास। तो यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड फंड, इंडोमेंट फंड, अनरिस्ट्रिक्टेड फंड, इस किस्म की बातें आपको यहाँ पे नजर आएंगी। तो कहा द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट इज प्रेजेंटेड इन द सिमिलर वे अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी इज प्रिपेयर्ड showing the movements in the net assets during the year। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में भी यही कुछ होता था कि the statement of changes in net assets may be referred to as statement of changes in, तो नेट एसेट्स का ही दूसरा नेम फंड बैलेंस है। When the NPO uses fund accounting in its फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप लोग नेट एसेट को फंड बैलेंस कह सकते हैं। इंटर फंड ट्रांसफर्स शुड बी प्रेजेंटेड इन द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इंटर फंड ट्रांसफर, मतलब इक्विटी से ही उठाकर इक्विटी को दे दिए, मतलब रिस्ट्रिक्टेड फंड से उठाकर अनरिस्ट्रिक्टेड को दे दिए। जैसे इसकी एग्जांपल आपके पास है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है, रिटेन अर्निंग को दे देते थे, तो वो इंटर फंड ट्रांसफर आपके पास बन जाते हैं। Allocations of revenues and expenses between funds that are made when the NPO first recognize the revenue or expenses are not considered to be transfer। A format of statement of changes in net assets is। अब यहाँ पर देखें, आपने लिखना है पहले तो वो फॉर्मेट बना लेना है ना, एनपीओ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन नेट एसेट फॉर द पीरियड। फिर आपने देखना है अनरिस्ट्रिक्टेड जर्नल फंड्स, फिर इंडोमेंट फंड्स, स्पेशल इंटरनल फंड्स, और उसके बाद टोटल। अब ये बिल्कुल वैसे ही है कि ओपनिंग बैलेंस क्या था, इस साल मेरे पास सरप्लस कितना आया, तो जो सरप्लस आएगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड का पार्ट, मतलब ये समझे जैसे आपकी रिटेन अर्निंग्स है। अनरिस्ट्रिक्टेड जनरल फंड ऐसे समझे जैसे आपकी रिटेन अर्निंग्स है। तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपके पास सरप्लस आएगा तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, डेफिसिट होगा तो यहाँ से लेस होगा और टोटल का पार्ट बन जाएगा। फिर कोई इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द ईयर आई है तो वो जाके लिखें, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह आपने की है तो वो करें। ट्रांसफर टू स्पेशल फंड्स हैं तो आपने यहाँ से ट्रांसफर किया जनरल फंड से स्पेशल फंड्स की तरफ, और फिर अगर इंडोमेंट फंड में ट्रांसफर करते हैं तो जनरल फंड से इंडोमेंट फंड, और जाकर अपने पास क्लोजिंग बैलेंस आपने बता देना है। ऑलराइट, ये एग्जांपल नंबर 17 है आप लोगों के पास। ये एग्जांपल नंबर 17 आपकी होम असाइनमेंट है। आप ये आसानी से कर सकते हैं कि आपने ये तीनों स्टेटमेंट्स बना कर लानी है, इसलिए मैंने इन तीनों को डिस्कस किया है। आपने जाकर तीनों स्टेटमेंट बना कर लानी है और कोशिश करें कि इसका सोल्यूशन देखे बगैर आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। अब देखिए, स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, चेंजेस इन नेट एसेट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन, तो आपका फोकस पूरे का पूरा इस क्वेश्चन के ऊपर हो कि बगैर सोल्यूशन देखें आपने अपनी तरफ से इनकी इनकम, इसके एक्सपेंसेस वगैरह को रिकॉर्ड करना है और कोशिश करें कि तीनों स्टेटमेंट्स एट अ टाइम बन रही हो आपके पास। ओके, ताकि मैक्सिमम मार्क्स शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में आप लोग गेन कर सकें। तो ये एग्जांपल नंबर 17 आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है।
वैसे तो एग्जाम्पल नंबर 18 भी हो सकती है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 17 आप लोगों ने सॉल्व करके लानी है। दैट्स अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं हमारे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने सिर्फ इसकी जाकर वर्किंग करनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।